पिछले बार हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये देखा था कि हमारे पास में मेनली दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं और एक नेगेटिव होते हैं। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि इनके बीच में कुछ ना कुछ म्यूचुअल फोर्स लगता है। अगर हमारे पास में दो सिमिलर टाइप के चार्जेस जाते हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव नेगेटिव, तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स रहता है वो रिपल्शन का फोर्स रहता है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हम लोग अनलाइक फोर्सेस की बात करते हैं, अनलाइक चार्जेस की बात करते हैं, जैसे कि एक पॉजिटिव चार्ज हो जाए और एक नेगेटिव हो जाए, तो उस केस में उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। बट हम लोगों को ये नहीं पता था कि उनके बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या होती है। अगर हमको ये वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हमको यूज करना पड़ता है कूलम्ब्स का लॉ। अब कूलम का लॉ हमको क्या बताता है कि मान के चले कि अगर हमारे पास में दो फोर्सेस, दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। हमको ये नहीं पता कि इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या है, बट हमको ये पता है कि हमारे पास में जो यहाँ पे इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो इनके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये अज्यूम कर लेते कि ये दो चार्ज की जगह पर हमारे पास में दो छोटे मैग्नेट रखे हुए हैं, तो अगर हमारे पास मैग्नेट छोटी साइज के रहेंगे तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स भी क्या रहेगा, काफी छोटा रहेगा। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हम लोग दोनों की वैल्यू को इंक्रीज कर दे, हम लोग दोनों के साइज को इंक्रीज करते हैं, तो उस केस में लगने वाला फोर्स का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। तो हमारे पास में हम लोग डायरेक्टली ये देख सकते हैं कि हमारे पास में यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल हो जाता है। मतलब कि इसको उससे कोई मतलब नहीं है कि इनके बीच में, इनके पास में जो चार्ज आ रहे हैं वो पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव हैं, सिर्फ मतलब होता है उसके मैग्नीट्यूड से। दूसरा चीज होता है कि अगर हमारे पास में दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर हम लोग इंक्रीज कर दें तो फोर्स की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अगेन सेम एनालॉजी लेके चलते हैं। अगर हमारे पास दो मैग्नेट हो, दोनों को पास में लेके आते हैं, तो भले अट्रैक्शन का फोर्स हो या फिर रिपल्शन का फोर्स हो, हमारे पास लगने वाला जो फोर्स का वैल्यू रहता है पास लाने पर इंक्रीज हो जाता है एंड दूर जाने पर डिक्रीज हो जाता है। दैट मींस F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। डिस्टेंस बढ़ेगा, फोर्स रिड्यूस होगा। बट हमारे पास में ये सिर्फ सिंगल R नहीं है, बल्कि हमारे पास R का स्क्वायर है। ये क्या चीज को डिनोट करता है? ये जो R का स्क्वायर है ये हमको ये बताता है कि हमारे पास में अगर डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो उसके हिसाब से लीनियरली हमारे पास फोर्स की वैल्यू डिक्रीज नहीं होगी। इसका मतलब कि अगर मान के चलो मैंने क्या कर दिया, पहले केस में फोर्स दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर से बढ़ा दिया, तो फोर्स हमारे पास कुछ फ्रैक्शन से कम होगा। मैं 1 मीटर और बढ़ा देता हूं, अब जो डिक्रीज होने वाला है फोर्स में वो उतना ज्यादा नहीं रहने वाला जितना कि हमारे पास पहले था, और जस्ट इसका रिवर्स भी सही होता है। तो हमारे पास R स्क्वायर इस चीज को शो करता है, इस चीज को डिनोट करता है। बट हमारे पास में थर्ड पॉइंट एक और चीज हमारे पास ये है कि हमारे पास ऑलरेडी जो डायरेक्शन हमारे पास जो फोर्स का लग रहा है वो दो चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है उसके अलाउंग हमेशा लगता है। मतलब हमारे पास जो फोर्स है वो कभी भी ऊपर की तरफ में या फिर अंदर की तरफ में नहीं लगने वाला है। हमेशा फोर्स का डायरेक्शन जो हमारे पास रहेगा, ये जो दो चार्जेस लाइन फॉर्म कर रहे हैं इनके डायरेक्शन में ही लगेगा। हो सकता है कि और आगे की तरफ लगे या फिर अंदर की तरफ जाए, ये डिपेंड करने वाला है दोनों चार्जेस पर, हमारे पास जो चार्ज है उसके ऊपर में, वेदर दे हैव लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस। अगर हम आगे बढ़ते हुए दोनों फोर्सेस के एक्सप्रेशन को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो हमारे पास में एक्सप्रेशन आता है F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो साइन हमारे पास लगा है प्रोपोर्शनल का है, ये हमको बस ये बताता है कि हमारे पास यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये फोर्स की वैल्यू की इक्वल नहीं है, बल्कि उसके ऊपर बेस्ड अपॉन है या फिर उसके ऊपर में डिपेंड करता है। बट हमको अगर इक्वेशन लेके आना है तो हमको इस प्रोपोर्शनल को हटा के यहाँ पर इक्वल साइन लगाना पड़ेगा, और ये इक्वल साइन लगाने के लिए हमको एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा कैपिटल K, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। एंड हर कांस्टेंट की कुछ न कुछ हमारे पास वैल्यू होती है। अगर सीजी सिस्टम की बात करें तो सीजी सिस्टम में हमारे पास K की वैल्यू हो जाएगी 1, बट SI में हमारे पास में इस K की वैल्यू हो जाती है 1/4πε0, जिसकी कंप्लीट वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर।
बट यहां पर हमारे पास एक चीज देखने वाली बात यह है कि चलो 4 एंड पाई तो हमको पता है कि क्या होता है बेसिकली, बट ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, ये एक्सपेरिमेंट किया गया है हमारे पास फ्री स्पेस में, मतलब इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, सिर्फ फ्री स्पेस है या फिर जो हमारे पास यूजुअली एयर होता है वो। अगर सेम एक्सपेरिमेंट हम लोग वाटर के अंदर में करते हैं या फिर किसी ऑयल कंटेनर के अंदर करते हैं तो फोर्स का एक्सप्रेशन हमारे पास चेंज हो जाता है। क्यों? बिकॉज हमारे पास दोनों चार्जेस के बीच का जो मीडियम है वो इस बार क्या हो गया है, डिफरेंट हो गया है। एंड मीडियम के कारण क्या होता है कि हमारे पास बीच में लगने वाला जो फोर्स रहता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जब मीडियम रहता है, क्योंकि हमारे पास जो भी फोर्स लग रहा है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास मीडियम किस तरीके से वहां पर बिहेव कर रहा है। तो अगर हमारे पास में फ्री स्पेस है तो वहां पर उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी, अगेन परमिटिविटी मतलब कि हमारे पास ये कितना परमिट कर रहा है फोर्स को वहां पर ट्रैवल करने के लिए, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। तो उसकी जो वैल्यू है फ्री स्पेस के लिए 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। ओके, तो ये तो हमारे पास हो जा रहा है इस फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमारे पास दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स है हमारे पास F21 और एक फोर्स है हमारे पास F12। क्योंकि चार्ज तो है एंड फोर्स जो लगने वाला है दोनों चार्ज पर लगने वाला है। न्यूटन का थर्ड लॉ तो हमको पता ही है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो उसके हिसाब से अगर Q2 Q1 पर फोर्स डालेगा तो Q1 भी क्या करने वाला है, Q2 पर उतना ही फोर्स डालने वाला है। एंड उसका जो मैग्नीट्यूड है हम लोग इस एक्सप्रेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हियर F21 इज इक्वल्स टू F, जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास वो F21 के बराबर रहने, F21 की जो मैग्नीट्यूड है वो F के बराबर यानी कि इस एक्सप्रेशन के बराबर रहेगा। एंड F12 इसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, एक्सेप्ट इसका डायरेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस नाम से हमारे पास यहाँ पे जो साइन लग रहा है वो क्या हो जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है। तो अगर हम लोग इसको आपस में कंबाइन करके एक साथ देखना चाहते हैं तो हमको ये पता चलता है कि F21 इज इक्वल टू माइनस F12। एंड अगेन F21 कौन सा फोर्स हो जा रहा है, Q2 पे लगने वाला फोर्स जो कि लग रहा है Q1 के कारण, सो दैट फोर्स इज कॉल्ड F21। सिमिलरली F12 Q1 पर लगने वाला फोर्स, F1 मींस Q1 पर लगने वाला फोर्स, एंड हमारे पास क्यों लग रहा है, बिकॉज ऑफ चार्ज Q2। एंड दोनों की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या रहने वाली है, इक्वल रहने वाली है। तो यहां पर तो हम लोगों ने सिर्फ एक चीज देखा कि हमारे पास मैग्नीट्यूड जो रहता है फोर्स का वो कितना होगा, बट जैसे कि हमको पता है कि फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, मींस हमारे पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही, साथ में उसका डायरेक्शन भी रहेगा। एंड ये जो डायरेक्शन रहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहता है। विदाउट डायरेक्शन हमारे पास जो क्वांटिटी रहती है वो काफी अधूरा हो जाता है। इसके बाद की जो डेरिवेशन है उसमें हमको ये समझ में आएगा कि हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अगर हमको ये फाइंड आउट करना है कि हमारे पास में अगर वेक्टर फॉर्म में अगर मैं इस फोर्स को लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा करके, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक 2D प्लेन लेके चलते हैं, XY प्लेन हमारे पास 2D हो गया है, एंड हमारे पास में दो चार्जेस हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, एंड Q1 का हमारे पास पोजीशन वेक्टर हो जा रहा है R01। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि किसी भी पॉइंट का हमको पोजीशन बताता है अलोंग विथ इट्स डायरेक्शन। सो हमारे पास में R01 हो जा रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 एंड R02 हो जा रहा है अपने पास पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2। अब हमारे पास में दोनों पोजीशन वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, आपस में माइनस करेंगे, जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि हमारे पास ये जो लाइन जो फॉर्म हो रहा है Q1 एंड Q2 के बीच में, बिकॉज हम लोगों ने इससे पहले ये देखा था कि हमारे पास थर्ड पॉइंट में ये बोल रहा है कि हमारे पास जो फोर्स लगने वाला है उसका डायरेक्शन क्या रहने वाला है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। सो सेम चीज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, हमको फाइंड आउट करना है इस लाइन का डायरेक्शन, बिकॉज ये लाइन का डायरेक्शन ही हमारे पास में फोर्स के डायरेक्शन को डिक्टेट करने वाला है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर R21 निकाल लेते हैं जो कि इस लाइन का इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन हो जाएगा। इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमको क्या करना है, जो अपने पास में R02 हो जा रहा है पोजीशन वेक्टर चार्ज Q2 के लिए एंड पोजीशन वेक्टर के चार्ज Q1 के लिए, उसको आपस में माइनस कर देना, तो हमको क्या मिल जाता है, इस लाइन के लिए वेक्टर का इक्वेशन मिल जाता है। एंड जैसे कि हमको पता है ऑलरेडी कि हमारे पास में किसी भी वेक्टर के पास एक तो मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा क्या होता है अपने पास में डायरेक्शन हो जाता है। तो अगेन ये हमारे पास ये हो जा रहा है अपने पास इसका डायरेक्शन एंड ये हो जा रहा है अपने पास में, सॉरी ये हो जा रहा है मैग्नीट्यूड
एंड ये हो जाएगा अपने पास में डायरेक्शन। जैसे कि हमारे पास सेम यहां पर भी आ जाता, ये हमारे पास था मैग्नीट्यूड फोर्स के लिए, एंड ये हमारे पास है डायरेक्शन फोर्स के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सेम चीज को फिर से यहाँ पे देखते हैं। अब हमारे पास क्या हो जा रहा है कि एक्सप्रेशन जो अपने पास यहाँ पर आ रहा है, जो भी हमने फाइंड आउट किया है वेक्टर, जो भी किया है वो हमारे पास वेक्टर फॉर्म में है, वो हमारे पास में डायरेक्शन की फॉर्म में बस नहीं है, बट हमने यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन डाला था। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ पर r∩21 की जगह पर क्या आ जाए, वेक्टर r21 आ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड को आपस में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाता है r21, क्योंकि अगर मैं इस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड r21 को मल्टीप्लाई कर दूंगा इस डायरेक्शन के साथ में, तो हमारे पास वेक्टर मिल जाएगा। बट हमको बैलेंस आउट करने के लिए मल्टीप्लीकेशन के साथ में डिवीजन भी करना पड़ेगा। तो हमारे पास में क्या हो जाता है कि ये मल्टीप्लाई होकर वेक्टर r21 बन जाता है, और हमारे पास में r12 का स्क्वायर इंटू r21 का मल्टीप्लीकेशन होता है, r12 का क्यूब हो जाता है। बट बात हमारे पास ये है कि यहाँ पर r21 लिखा हुआ और यहाँ पर हमारे पास में r12 लिखा हुआ है। एक्चुअल में r21 है या फिर r12 है, ये डिपेंड करता है हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से कि हम इनिशियल पॉइंट किसको लेके चल रहे हैं। बट अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो हमारे पास में r12 हम लिखें मैग्नीट्यूड में या फिर r21 लिखें, दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, अगर हम इसको वेक्टर लेके चलते हैं तो इस नाम से अगर मैं डायरेक्टली इसके मैग्नीट्यूड को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास में r12 का क्यूब हो जाएगा। सो ये हो जाता है अपने पास में फोर्स का वेक्टर फॉर्म हो जाता है।